नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में चतुर्थ प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण पेडागोगी सेकंड में अति लघु प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, भाषा शिक्षण यंत्र विधि क्या है? उत्तर है, इस विधि का प्रयोग अनुकरण विधि की तरह किया जाता है। शुद्ध उच्चारण के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजाया जाता है, जिसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और वैसा ही उच्चारण करने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रयोगशाला में भाषा शिक्षण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण यंत्र का प्रयोग शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण को सबसे पहले ग्रामोफोन में रिकॉर्ड किया जाता है, फिर इसी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड को बच्चों के सामने बजाया जाता है, जिसे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और दोस्तों, जब शुद्ध उच्चारण बच्चे सुनेंगे तो वैसा ही उच्चारण करने का वह प्रयास करेंगे। यानी कि भाषा शिक्षण यंत्र विधि में शब्दों के शुद्ध उच्चारण करने के लिए ग्रामोफोन रिकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिससे बच्चे शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं और भाषा शिक्षण यंत्र का प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, गद्य पाठ शिक्षण के प्रमुख सोपान बताइए। उत्तर है, गद्य पाठ दो प्रकार के होते हैं, गहन उभयनिष्ठ पाठ, द्रुत वाचन दृष्टि पाठ। पहला देखिए दोस्तों, गहन उभयनिष्ठ पाठों की विशद व्याख्या की जाती है। जो गहन उभयनिष्ठ पाठ होते हैं, इसकी व्याख्या व्यापक रूप से की जाती है। इसमें विचारात्मक निबंधों की बहुलता होती है। जबकि दोस्तों, जो वाचनो दृष्टि पाठ होते हैं, यह सरल होते हैं। दोनों प्रकार के पाठों के शिक्षण उद्देश्य में भी भिन्न प्रयोजन के सिद्धांत के कारण पैदा होती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, हार्वर्ड की पाठ योजना के पदों को लिखिए। देखिए दोस्तों, पाठ सोपानों का निर्माण हार्वर्ड की पंचपदी पर आधारित है। हार्वर्ड की पाठ योजना के 5 पद निम्नलिखित हैं। हार्वर्ड की पंचपदी योजना दोस्तों अगले बार परीक्षा में पूछा गया था। हार्वर्ड के 5 पद हैं। प्रस्तावना, सबसे पहले प्रस्तावना का प्रश्न किया जाए, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर समस्या को प्रस्तुत किया जाए, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, नियमीकरण किया जाए और अंत में प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है आपके सामने, कविता शिक्षण के प्रमुख सोपान का वर्णन कीजिए। उत्तर है, कविता शिक्षण के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। प्रस्तावना, सबसे पहले बच्चों से प्रस्तावना का प्रश्न किया जाएगा। कविता का सस्वर वाचन किया जाएगा, कविता का वाचन किया जाएगा, फिर भाव परीक्षा, फिर आत्मीकरण, बच्चे कविता को बोध हो रहा है कि नहीं, कविता का बोध कराया जाएगा। सौंदर्य अनुभूति, कविता को सुंदर बनाया जाएगा, रोचक बनाया जाएगा। द्वितीय आदर्श वाचन, फिर उसके बाद फिर से उसका वाचन किया जाएगा, यानी कि दूसरी बार उसका आदर्श वाचन, दूसरी बार सस्वर वाचन किया जाएगा। सौंदर्य बोधात्मक प्रश्न, फिर बोध के प्रश्न किए जाएंगे, फिर रचनात्मक कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कविता शिक्षण की विधियां बताइए। उत्तर है, कविताओं के शिक्षण को प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए अध्यापक को विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां अपनानी होती हैं। मुख्य रूप से ये शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। संगीत विधि, देखिए दोस्तों, यदि हम कविता को संगीत विधि के माध्यम से गाकर पढ़ाते हैं तो बच्चे संगीत के माध्यम से कविता को जल्दी सीखते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। अभिनय विधि, रंगमंच विधि, यानी कि दोस्तों अभिनय करके, रंगमंच करके यदि कविता को हम पढ़ाते हैं तो बच्चे जल्दी सीखते हैं और उनकी स्मृति में कविता अधिक दिनों तक बनी रहती है। अर्थ विधि, कविताओं का अर्थ बताकर। व्याख्यान विधि, कविताओं का व्यापक रूप से व्याख्या करके हम कविता का शिक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, पद्य अथवा कविता का अर्थ बताइए। उत्तर है, कविता आत्मा द्वारा अनुभूति, भावों तथा विचारों का प्रस्फुटन है, जो छंद अथवा नियमित गति से बधी होने के कारण ताल और लय को अपने में समाविष्ट करती है। कार्लाइल के अनुसार संगीत में विचारों को ही पद्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो पद्य होती है, जो कविता होती है, यह छंद ताल, लय, सुर, लय, यतिगत के बंधनों से बधी होती है। दोस्तों, जो कविता होती है इसका सस्वर वाचन करते हैं तो जो छंद, लय, सुर, लय, यतिगत से बधी होती है कविता। जबकि जो गद्य होते हैं, गद्य सुर, लय, यतिगत छंद के बंधनों से मुक्त होते हैं। कविता दोस्तों गाकर पढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, कविता शिक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, कविता शिक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अनुभूति की प्रधानता, कविता कहने से, कविता गाने से हमारे मन में अनुभूति होती है। अनुभूतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। रसों की अनुभूति होती है, जिसमें हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, क्रोध इत्यादि का कविता पढ़ने से हमारे मन में उमंग उत्पन्न होते हैं।
सत्यम सुंदरम की भावना उत्पन्न होती है। भाषा सरस, मधुर तथा गाने योग्य होनी चाहिए। कविता शिक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए कि जो भाषा हो वह सरल हो, मधुर हो तथा गाने योग्य हो। संगीतात्मकता, जो कविता हो वह संगीत में पिरोया जा सके, संगीतमय किया जा सके। रसानुभूति, कविता का रस का स्वादन किया जा सके, कविता पढ़कर हमें आनंद की प्राप्ति हो, या दुख की आनंद या सुख की आनंद, नहीं किसी भी प्रकार की आनंद की प्राप्ति हो। रसानुभूति हो, हमारे मन में भाव वैसा उत्पन्न हो, अस्थायित्व हो। अगला प्रश्न आपके सामने, व्याकरण शिक्षण का अर्थ बताइए। उत्तर है भावों की स्पष्टता भाषा पर निर्भर है, भाषा की शुद्धता व्याकरण पर। व्याकरण भाषा का संगठन करता है, व्याकरण की जानकारी बिना भाषा शुद्ध नहीं हो सकती। इसी कारण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। योगेंद्र जीत के शब्दों में सार रूप में प्रचलित भाषा में संबंधित नियमों का कथन करना ही व्याकरण है। देखिए दोस्तों, जो व्याकरण होता है, व्याकरण भाषा में शुद्धता लाती है। भाषा की शुद्धता के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। व्याकरण के माध्यम से ही हम जान पाते हैं हमको किस स्थान पर कॉमा का प्रयोग करना है, किस स्थान पर इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करना है, कब पूर्ण विराम, कब अर्ध विराम इत्यादि शब्दों की प्रयोग कब करना है, कहाँ पर हमें कितना समय रुकना है, किस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए कितनी तेजी, कितनी गति, किस शब्द को कितना ऊंचा बोलना है, किस शब्द को कितना नीचा बोलना है, किस शब्द को धीरे बोलना है इत्यादि शब्द की जानकारी हमें व्याकरण शिक्षण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आगे प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की प्रणालियाँ बताइए। उत्तर है व्याकरण शिक्षण की निम्न प्रणालियाँ है। निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, सहयोग विधि, भाषा सहसर्ग विधि, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, सूत्र विधि। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण में निम्नलिखित प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, पहले उदाहरण प्रस्तुत करके समस्याओं सामान्य नियम निकालवाए जाते हैं, कभी सामान्य नियम प्रस्तुत करके उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। भाषा शिक्षण की प्रणालियों में सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण शिक्षण की 3 उपयोगिता बताइए। उपयोगिता है व्याकरण का अनुशासन जीवन को प्रभावित करता है, व्याकरण के द्वारा भाषा में शुद्धता आती है। देखिए दोस्तों, व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने, बोलने की शुद्धता आती है। व्याकरण के द्वारा विद्यार्थियों में आलोचना की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला प्रश्न है सूत्र विधि क्या है। सूत्र विधि का प्रचलन विशेष रूप से संस्कृत भाषा में होता है। इस प्रणाली में व्याकरण के विभिन्न नियमों सूत्र में परिवर्तित कर लिए जाते हैं, छात्रों को फिर ये नियम रटा दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो सूत्र विधि होती है इसका अधिकतर प्रयोग संस्कृत भाषा में होते हैं। व्याकरण के विभिन्न जो नियम होते हैं यह एक सूत्रों के माध्यम से परिवर्तित कर दिए जाते हैं, सूत्रों में पिरो दिए जाते हैं, जिससे व्याकरण सीखने में आसानी होती है। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता बताइए। उत्तर है पाठ्य पुस्तक प्रणाली प्राइमरी या मिडिल कक्षाओं हेतु सर्वथा उपयुक्त है। व्याकरण की पुस्तकों द्वारा ही छात्रों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। इन पुस्तकों में प्रारंभ में किसी नियम की परिभाषा दी हुई होती है, फिर उस नियम के उदाहरण द्वारा समझाया जाता है तथा अंत में पुनरावृत्ति के लिए अथवा घर से हल करके लाने हेतु कुछ प्रश्न दिए होते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही हम छात्रों को व्याकरण की जानकारी देते हैं, वह अन्य जानकारी देते हैं। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से ही हम घर पर प्रश्न को हल करने के लिए गृह कार्य देते हैं। पाठ्य पुस्तकों में ही उदाहरणों द्वारा हम समझाते हैं बच्चों को, और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम बच्चों को बहुत सारी जानकारी प्रदान करते हैं। और जो पाठ्य पुस्तक होते हैं वह शिक्षक और विद्यार्थी के लिए दोनों के लिए लाभप्रद होते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निगमन प्रणाली क्या है। उत्तर है निगमन प्रणाली में सर्वप्रथम व्याकरण के सामान्य नियमों को छात्रों के सामने रख दिया जाता है, बाद में उदाहरणों के द्वारा उन नियमों को सिद्ध किया जाता है। इस विधि में सामान्य एवं विशिष्ट नियम से उदाहरण की तरफ चलने वाले सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो निगमन प्रणाली होती है, निगमन प्रणाली में सर्वप्रथम सामान्य नियम छात्रों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसके बाद इसी सामान्य नियम को उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया जाता है।
दोस्तों देखिए जो निगमन प्रणाली है यह सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, नियम से उदाहरण की ओर, यानी कि पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उस नियम का विश्लेषण करके उदाहरणों को समझा जाता है, उदाहरणों को सिद्ध किया जाता है। और दोस्तों जो आगमन विधि होती है निगमन विधि की बिल्कुल उल्टा होती है। आगमन विधि में पहले उदाहरणों को ही प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसी उदाहरण का विश्लेषण किया जाता है, उसी उदाहरण से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं आगमन विधि में। और निगमन विधि में पहले सामान्य नियम प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर बाद में उदाहरण निकलवाए जाते हैं, उदाहरणों को सिद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है आगमन विधि क्या है। देखिए दोस्तों इस विधि में बालक के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इन उदाहरणों की मदद से बालकों द्वारा व्याकरण के सामान्य सिद्धांत निकलवा लिए जाते हैं। इस प्रणाली में विशेष से सामान्य की ओर, स्थूल से सामान्य की ओर वाले सूत्र प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए दोस्तों जो आगमन विधि होती है, आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, फिर दोस्तों इसी उदाहरणों की मदद से हम सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। यानी कि सबसे पहले विशिष्ट बातों को प्रस्तुत किया जाता है, फिर इसी विशिष्ट बातों को सामान्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों विशेष से सामान्य की ओर, यानी कि पहले विशेष बात, पहले उदाहरण को ही प्रस्तुत किया जाता है, फिर उससे सामान्य सिद्धांत निकलवा जाते हैं। स्थूल से सामान्य की ओर, स्थूल का मतलब होता है दोस्तों मोटा, मोटा क्या उदाहरण, पहले मोटे मोटे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, पहले मोटी मोटी बातें बताई जाती हैं, फिर इसी मोटे मोटे उदाहरणों को विश्लेषित किया जाता है। यानी कि उदाहरणों को हम सामान्य नियम की ओर, उदाहरणों को हम सामान्य सिद्धांत की ओर लेकर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण शिक्षण को रोचक एवं सरल बनाने के 3 उपाय बताइए। उत्तर है उपाय, व्याकरण शिक्षण में सुविधा अनुसार श्रवण तथा दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। देखिए दोस्तों व्याकरण शिक्षण में सुविधा अनुसार यदि हम श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करेंगे तो व्याकरण शिक्षण रोचक एवं सरल होगा। दूसरा पॉइंट है व्याकरण शिक्षण क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए। देखिए दोस्तों यदि हम व्याकरण शिक्षण को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करेंगे, सरल से कठिन की तरह प्रस्तुत करेंगे, तो जो छात्र होंगे उसे जल्दी सीखेंगे। तीसरा पॉइंट है व्याकरण का शिक्षण यथासंभव आगमन विधि से प्रारंभ करके निगमन विधि से खत्म किया जाए। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको आगमन विधि के बारे में बताया। आगमन विधि में क्या है दोस्तों, देखिए पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जाए, फिर उस उदाहरण को सामान्य सिद्धांत सामान्य नियम निकलवाया जाए, आगमन विधि से प्रारंभ करके निगमन विधि से खत्म किया जाए। अगला प्रश्न है हिंदी में प्रस्तावना कौशल के घटक लिखिए। उत्तर है प्रस्तावना के लिए निम्न प्रणालियों का अध्ययन आवश्यक है। मुख्य विषय की चर्चा करना, समानांतर कविता पाठ द्वारा, अर्थबोध प्रणाली, कविता परिचय के माध्यम से, प्रश्न पूछकर, मूल कविता के पाठ के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी शिक्षण के गुण बताइए। उत्तर है हिंदी शिक्षण के गुण, अभिव्यक्तिकरण शिक्षक का विशिष्ट गुण होता है, यानी कि भावों का अभिव्यक्त वह कितने अच्छे से छात्रों के सामने वह कर सकता है। शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभावशाली होना, शिक्षक का व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होना चाहिए ताकि छात्र उससे प्रभावित हों। सहानुभूति शिक्षक का प्रमुख गुण है। दोस्त जो शिक्षक होता है वह सहानुभूति प्रकट करने वाला हो, गुस्सैल प्रवृत्ति का ना हो, नरम स्वभाव का हो। शिक्षक का स्वर स्पष्ट, मधुर एवं ओजपूर्ण होना चाहिए। जो शिक्षक बोले वह स्पष्ट बोले, मधुर बोले, मीठा बोले और उसमें ओजपूर्ण हो, यानी कि तेज हो। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।